तो फाइनली आंसर की आ गई एसएससी जेई की, और बहुत सारे लोगों ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। कल से मेरे पास कई लोगों के मैसेज और फ़ोन आ चुके कि सर मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, किसी के 130 प्लस आ रहे हैं, किसी के 100 के नीचे आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस तरीके की शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी करना क्या है और किस तरह से करना है। ठीक है, तो आज बात करेंगे 3 कैटेगरी की। सबसे पहली जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे शो करी गई है, सबसे बढ़िया यही कैटेगरी है। इसके अंदर अगर आपके 130 के ऊपर आ रहे हैं तो मतलब मान के चलो कि मैक्सिमम चांस हैं कि तुम्हारे जो टू एसएससी जेई का जो सेकंड पेपर होने वाला है उसके अंदर आपका नाम होगा, और वो पेपर प्योरली टेक्निकल होगा, है ना, और उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा। तो इसके ऐसे लोग जिनके 130 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले जितने भी उनका जो उन्होंने अब तक तैयारी करके रखी हुई है उसको एक बार रिवाइज अप कर लो। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लो, क्योंकि अभी ही करी है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जितने भी दिन है ये टारगेट लगा लो कि एक मंथ के अंदर पूरा, एक मंथ से लेके 1.5 मंथ के अंदर पूरा आपको सिलेबस अपना रिवाइज करना है, क्योंकि अभी पेपर दिया है तो रिवाइज अप होगा। अगर 130 नंबर आ रहे हैं तो अच्छे से रिवाइज करके तुमने पेपर दिया होगा तभी आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा काम क्या करना है, ए लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो अभी तक जो तुमने पेपर के अंदर जे लेवल तक के एमसीक्यू लगाए हैं, अब जो तुम तैयारी करोगे उसके अंदर ए लेवल के एमसीक्यू उठा लो। तो जो जैसे यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है ना, उसके अंदर ए लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वहां से लगा लो। वहां से अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो क्या करो, ईएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसकी कुछ क्वेश्चंस लगा के देख सकते हो, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा हार्ड चैलेंज नहीं है। तो ईएस के एग्जाम लगा सकते हो, या यूपीपीसीएल एई का पेपर होता है, यूपीसीएल एई का, उसके पेपर लगा के देख लो, तो वहां से एक आइडिया मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा लेवल अपने आप को ऊपर के लेवल का तैयारी कर लेना। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आपने जो भी पेपर दिया आपको पता चल गया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ सब्जेक्ट वीक होंगे, तो सब्जेक्ट मान के चलते हैं, जैसे पावर सिस्टम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, पावर सिस्टम वीक है। अब क्या करना है, अब देखो जो टाइम मिल रहा है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ, रिवीजन कर लो, ये सब ठीक है। जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने बिल्कुल छोड़ के चले गए थे कि भैया पावर सिस्टम बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएंगे, या सर्टेन चीजें इन चैप्टरों के भी, पावर सिस्टम जैसे कि है एग्जाम्पल के तौर पे, या मशीन है, जो कोई बंदा होगा जो मशीन मान के चलते हैं पूरा छोड़ के गया हो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी बीच में लेक्चर्स में जब मैं पढ़ा रहा था तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ कवर करी है। किसी लेक्चर, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से लेक्चर में, लेकिन एक बात समझो, आपको कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं स्किप करना होता है। जैसे मान के चलते मशीन है, अब मशीन के अंदर मान के चलो 1000 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 1000 टॉपिक्स हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि इस 1000 टॉपिक में से कौन से ऐसे 500 टॉपिक हैं या 400 टॉपिक हैं जो तुम इजीली कर सकते हो। अगर चैप्टर की बात कर लें तो जैसे मान के चलते मशीन के अंदर डीसी मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, इंडक्शन मशीन है ना, स्पेशल पर्पस मशीन आ जाती है, ट्रांसफार्मर आ जाता है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे मैंने यहाँ बता दिया, 3 फेज इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 चैप्टर हो गए। तो होता क्या है कि पेपर जब भी आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, पेपर जब भी आता है तो पेपर के अंदर क्या होता है, 3 लेवल होते हैं, एक होता है हार्ड, एक होता है मीडियम, और एक होता है इजी। तो अगर तुमने मीडियम और इजी को टारगेट कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है, हमें यही टारगेट करना है, हार्ड के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब लेकिन समस्या क्या होती है, जब पेपर आएगा ना तो वहाँ ये नहीं लिखा होगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 30 और नीचे लिखा होगा हार्ड, ऐसा नहीं लिखा होगा। तो ये तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है कि इजी है या मीडियम है। अब होता क्या है, जब हम कोई सब्जेक्ट पूरा छोड़ जाते हैं, मान के चलते हैं हमने मशीन जो है वो पूरा छोड़ के चले गए, तो ऐसे केस में जो उसके मीडियम और इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, जो मतलब कोई भी कर सकता था, जरा सी मेहनत लगनी थी, हम वो भी छोड़ के चले जाते हैं। और मान के चलते हैं हमारा फेवरेट टॉपिक है पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम में से जो मीडियम क्वेश्चन आए वो कम आए और हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। तो जो हमारा स्ट्रेंथ था, जिसकी हमारी ताकत थी, उसके हार्ड क्वेश्चंस आए हैं। अब हार्ड क्वेश्चंस याद रखो, ज़्यादातर मतलब 90% केसेस में हार्ड क्वेश्चंस को आपको स्किप करना होता है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं ये टाइम वेस्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होंगे, पर ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये एक तरीके का ट्रैप होता है जिसमें तुम 3 से 4 क्वेश्चन ही तुम्हारे खा जाएंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन खा जाएगा, जिसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगी, उनको आपको शुरुआत में स्किप कर देना होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं, इनके चक्कर में तुम बचे क्वेश्चन देख नहीं पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरा पेपर खत्म हो जाता है और 300 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन जो भी आए होते हैं वो सारे क्वेश्चन रिव्यू ही नहीं कर पाते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो बस क्योंकि देखते ही आंसर लगने वाले थे, पर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि हम इस तरीके के ट्रैप में फंस गए। ट्रैप क्या था,
पावर सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और उसके अंदर जो हार्ड क्वेश्चन आए उसको हमने ईगो पे ले लिया। तो भाई ईगो पे नहीं लेना है, प्यार नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट से, पेपर के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो पेपर में आपको सब्जेक्ट के साथ सिंपली एक स्ट्रेटजी फॉलो करके रखनी है, प्यार नहीं करना है उसके साथ। उसके साथ हमें बस इतना देखना है कि ये जो क्वेश्चन आया है ये हार्ड कैटेगरी का है, मीडियम है या इजी है। तो मीडियम और इजी में क्या होता है कि वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि एक बार में अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर एक बार और कम कैलकुलेशन, समझ में आ रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए और कैलकुलेशन कम से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस पर करेंगे। अगर कैलकुलेशंस ज़्यादा हो रही हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा दिख रही हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन तुम्हें लगता है ज़्यादा करनी पड़ेंगी, स्किप कर दो, या लगता है कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, स्किप कर दो, बाद में कवर कर लेंगे। मतलब पहले एक बार 300 क्वेश्चन सारे के सारे रिव्यू करने के बाद हम इसको देखेंगे। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको चीज़ें लेके चलनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर जो मैं कहता हूं कि कोई सब्जेक्ट जैसे आप पावर सिस्टम या मशीन जैसे आप छोड़ के गए, अब मशीन अगर पूरा छोड़ जाओगे तो मीडियम और इजी लेवल के क्वेश्चन भी स्किप हो जाएंगे। तो इसीलिए करना क्या है, हर सब्जेक्ट में से कमजोर कड़ी ढूंढ लो। जैसे आजकल इलेक्शन हुए हैं तो क्या हो रहा है कि जो सामने वाली पार्टी उसके वीक कैंडिडेट को ढूंढा जा रहा है कि इसको हम खरीदा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है इस पार्टी में से। बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे करना है कि आपकी ईएमटी मान के चलते हैं, जो पार्टियां जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं उनको मान लो अपोजिशन पार्टी, ये अपोजिशन है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। ईएमटी हो गया या मीजरमेंट हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, दीज आर अपोजिशंस, तो ये अपोजिशन है, ठीक है, कोई भी तुम पार्टी के हो, ये अपोजिट पार्टी के हैं। अब तुम्हें अगर सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए तुम्हें कितने चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं 300 में से 180 की कट ऑफ जाएगी, तो 180 नंबर आने चाहिए। तो तुम्हें सरकार बनाने के लिए 180 नंबर चाहिए, तो तुम्हें इन सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है उनसे केवल सरकार नहीं बनेगी। क्लियर हो रहा है ये। तो इसीलिए क्या करो, इन पर्टिकुलर पार्टी के जो कमजोर नेता हैं उनको खरीद लो, खरीद मतलब लो, उनको तोड़ लो, उनको तैयार कर लो। तो ये काम भी तुम्हें इस पर्टिकुलर, अगर आपके पास 1 महीना है तो रिवीजन करो। अब दिन भर तो रिवीजन नहीं करोगे, बचे हुए टाइम में रिवीजन, रिवीजन प्लस हमें क्या करना है, ए लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, प्लस अगर आपके पास ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल अनटच हैं तो उनके इजी या कमजोर जो उनके एमएलए हैं, जो कमजोर जो भी उनके बंदे हैं उनको तोड़ लो, उनको तोड़ लो मतलब उनको भी तैयार कर लो। तो इजी टॉपिक आइडेंटिफाई करो और धीरे धीरे धीरे, जैसे मान लेते हैं ईएमटी के 10 टॉपिक उठाओ जो तुम्हें लगता है कि इजी हैं, जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो एक बार में 10 टॉपिक हो गए, देन 10 और टॉपिक ऐसे आइडेंटिफाई करो जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये कैसे करोगे, इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपने लगाए होंगे, एसएससी जेई के और ए लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वहां से देख के पता चल जाएगा, है ना, कि मतलब यही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे मैक्सिमम। ठीक है, मैं अपने लेक्चर्स में कवर करता रहता हूँ। तो जैसे मान के चलते हैं वॉट मीटर है, तो वॉट मीटर पे 2 वॉट मीटर पे ही क्वेश्चन आता है, तो देख लो 2-3 तरीके के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस तरीके से वॉट मीटर का वो वॉट मीटर उठा लो। मेजरमेंट पूरा नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो, वॉट मीटर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और ईजी आते हैं तो वॉट मीटर उठा लो। समझ में आ रही बात ये। तो एरर फाइंड करने पे आते हैं, समझ में आता है, उठा लो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये आप देख लो, डिपेंड करेगा कि तुम्हारा किस में स्किल ज़्यादा है, ये काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है 110 से 130 वालों की। इसकी कैटेगरी का मतलब समझ लो, इनका मतलब ये समझ लो 50-50% चांस है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाएगी हम ये मान के चल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है किसी को। तो बी पॉजिटिव, आपको क्या करना है, आपको भी जो मैंने अभी तैयारी 130 वालों की बताई, यही तैयारी आप लोग को भी करनी है। सारा रिवाइज कर लो, सारे ए और जेई लेवल के क्वेश्चंस एमसीक्यू ट्राई कर लो। और तीसरा काम मैंने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तीसरा जो एज एलिमेंट है वो ये है कि भैया ऐसे ही करके जो टॉपिक जो सब्जेक्ट तुम छोड़ के गए थे जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर कम आए हैं, उन सब्जेक्ट के भी जो वीक टॉपिक हैं उन्हें उठा लो, जो कमजोर एमएलए हैं, जो कमजोर नेता, उन्हें खरीद लो। समझ में आ रही बात ये, तभी सरकार में आ पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये 2 लोग। अब नेक्स्ट कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है बिलो 100 की। ठीक है, तो बिलो 100 वालों को एक बात ध्यान से समझना है कि भैया ये बिलो 100 के चांसेस बहुत कम है, 20% चांस है या 10% चांस है कि भाई इतने नीचे कट ऑफ जाएगी। क्योंकि देखो अभी नॉर्मलाइज का तो कुछ पता ही नहीं है ना, और नॉर्मलाइज हो गए भी तो 5-10 नंबर मिलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मान के चलो भैया जो बिलो 100 वाले हैं इनको भी ये सिस्टम से बाहर ही मानो, और ये लोग क्या करें, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लें। ठीक है, क्योंकि इतना नीचे मुझे नहीं लगता जाएगी, चली जाए तो अलग बात है, पता चल जाएगा मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग क्या करो, आप लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम की तरफ टारगेट करने लगो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम मतलब आरआरबी जेई है या एसएससी जेई 2025 है, जो भी तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप लोगों को एक डिटेल्ड एनालिसिस अपनी करनी चाहिए।
ये एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, ये मैं अपने समय में फॉलो करता था और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी। ये चीज़ मैं रिसर्च में करता था, ठीक है। आपको एक रिपोर्ट ज़रूर तैयार करनी चाहिए। जैसे क्या होता है, मान के चलते हैं तुमने पुल बनाया और पुल टूट गया, तो क्या होता है, इंजीनियर्स जो होते हैं उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि ये पुल जो टूटा है वो क्यों टूटा है, इसकी रिपोर्ट तैयार करके दो, है ना। आपने देखा होगा, बहुत कॉमन होगा एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही क्या करना है, अब ये जो तुम्हारे 100 नंबर से कम आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा जो पुल था वो टूट गया है। तो अब एक इसके ऊपर एक रिपोर्ट अपने लोग तैयार करो। तुम लोग, हो सकता है वो 30 पेज की हो, 20 पेज की हो, 10 पेज की हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना होगा रिपोर्ट फाइल करी जाती है वैसे ही। तो एक रिपोर्ट तैयार करके आप रखो, जिस रिपोर्ट में पता होना चाहिए आपको, उन रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें लिखो कि वाई, ठीक है, कि पुल क्यों टूट गया, इसके बारे में, मतलब 100 नंबर से कम क्यों आ रहे हैं, तुम्हें कितना पता है। तो वो रिपोर्ट जो होगी उसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस करो कि क्या क्या कमियां हुई और क्या क्या समस्याएं। ये रिपोर्ट जो होती है, ये हम जब मैं रिसर्च करता था तो मैं बनाता था कि पेपर, मान लो मैंने कोई पेपर भेजा पब्लिश होने और वो पेपर क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो मैं क्या करता था, रिसर्च पेपर हम लोग भेजते हैं पब्लिश होने के लिए और वो बिल्कुल नया काम होना चाहिए, जब जाता था और रिजेक्ट हो जाता था तो उसमें हम लोग लिखते थे कि क्यों रिजेक्ट हो गया। तो उसके पीछे रीज़न पूरे लिखे जाते थे। तो ऐसे ही करके तुम एक रिपोर्ट तैयार करो अपनी कि क्यों तुम्हारे 100 नंबर से कम आ रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है, इसको बड़े प्यार से सजा के तैयार करके अपने पास रखे रहना। जब तुम्हारा दूसरा एग्जाम होगा, एसएससी जेईई 2025 आएगा, ये रिपोर्ट बीच बीच में रिव्यू करते रहना। ये तुम्हें बताएगी क्या क्या कमियां कमियां तुमने की थी। और साथ ही साथ इसकी, इस रिपोर्ट के अंदर देखो क्या चीजें देनी है। सबसे पहली चीज, डिटेल्ड एनालिसिस देनी है कि तुम फेल क्यों हुए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। पहला कि वाई फेल, ठीक है, वाई यू आर फेल, यानी कि तुम फेल क्यों हुए, इसके बारे में जानकारी देनी है पूरा डिटेल्ड में। जितने भी लिख सकते हो, तुमने 10 पन्ने लिख सकते हो कि तुम क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम फेल हो। पूरा डिटेल्ड लिखना है, एक लाइन में नहीं, पूरा डिटेल्ड में, कि मैं मशीन का सब्जेक्ट छोड़ के गया था, उसके पीछे रीजन ये था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे कोचिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट तुम्हें डिटेल में लिखने हैं। उसके बाद दूसरा तुम्हें क्या करना है, दूसरा तुम्हें निकालने हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम जो अटेम्प्ट दोगे, तो उसके अंदर क्या पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये भी तुम्हें लिखना है उस रिपोर्ट के अंदर कि भैया इस बार पुल गिर गया, नेक्स्ट टाइम क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी, प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं कि भैया अगली बार हम लोग 150 नंबर के ऊपर ला सके, 150 प्लस। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, तो सॉल्यूशन के तौर पे कि जैसे मैंने इधर बर्थडे पार्टी में खूब घूमा, या घर में था तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा था, तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा भैया नेक्स्ट टाइम जो है रूम लेके काम करना है, ठीक है। तीसरा, जो प्रॉब्लम, देखो जो प्रॉब्लम होंगी वहीं से सॉल्यूशन आएंगे। तो जैसे सबसे पहले क्या करना है, बहुत ध्यान से समझ लो कि आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट के अंदर लिखनी है कि वाई यू आर फेल, तो फेल क्यों हुए, फेलियर रीजन लिखने फेल होने के। तो और हर एक रीजन का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन। ये तुम्हें पता चल गया तो अच्छी बात है, नहीं पता चले तो अपने टीचर से बात करो जाके, अपने जो भी मेंटर हैं, जो गाइड हैं तुम्हारे, उनसे बात करो कि भैया ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये फेल हुआ हूँ, तो इनके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, इन सॉल्यूशंस को ढूंढो और उसको भी रिपोर्ट में फाइल करो। नेक्स्ट टाइम ये रिपोर्ट को संभाल के रखो, ऊपर लिख देना एसएससी जेई 2024 फेलियर रिपोर्ट, ठीक है। ये अपने पास रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये काम आएगी। जब नेक्स्ट टाइम तुम पेपर दोगे तो ये रिपोर्ट जो होगी वो हेल्प करेगी तुम्हें पास आउट होने में, दिक्कतों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो ये तीनों को मैंने बता दिया, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और जो मैंने यहाँ पे बताया बिलो 100 वाले में, तो इन दोनों लेवल में जो लोग बाहर होंगे, जो लोग टूर्नामेंट से जिनकी टीमें बाहर हो जाएंगी, जो लोग सरकार नहीं बना पाएंगे, वो भी सेम रिपोर्ट जो अभी मैंने बताया ना, रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग रिपोर्ट बनाओ कि फेलियर रिपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं और अगले एग्जाम की तरफ पहुंचते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी सभी की है, और इतना कुछ सीख रहे हो, दिमाग में इतना कुछ डाल रहे हो कि पुरानी चीज़ें निकल ही जाती हैं। तो वो तो रिपोर्ट जो होगी वो तुम्हारे लिए काम करेगी बहुत अच्छे से कि भैया क्या क्या दिक्कतें हैं। तो जो लोग सेकंड कैटेगरी में 110 से 130, उसमें से बहुत सारे लोग जो होंगे वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे सेकंड वाला। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे वर्ल्ड कप से टीमें बाहर हो रही वैसे तुम भी बाहर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तुम नहीं बना पाए कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट तुम्हें, तो सरकार को तो 5 साल मिलते हैं, तुम्हें अगले साल ही मौका मिल जाएगा, तो दोबारा बना लेना यार, दूसरे एग्जाम में क्लियर कर लेना, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं निकल पाए हो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से इसकी लेकिन रिपोर्ट जरूर आप बनाना।
तो फेलियर रिपोर्ट तुम्हारे डेस्क पे ज़रूर होनी चाहिए और हर समय रहनी चाहिए तुम्हारे टेबल के पास, जिसमें तुम देखते रहो, तुम्हें याद दिलाती रहे कि क्या क्या कमियां तुमने की थी। आई होप छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और ऑल दी बेस्ट जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, और जो लोग बाहर हो गए हैं, मतलब पेपर 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा जिनका, और जो लोग बाहर हो गए हैं उनके लिए भी ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट टाइम निकाल लेंगे यार, इतनी टेंशन वाली बात नहीं। चलो, थैंक यू।